हाँ, कबीर का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बिल्कुल सत्य कहा कबीर ने कि आप अपनी वाणी को इतना मधुर सरल रखिए कि लोगों की आपकी वाणी से आनंद उत्पन्न हो। न केवल लोगों को बल्कि स्वयं को भी आपकी वाणी से संतुष्टि प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, मन की शांति प्राप्त हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम में तो बहुत लंबे समय से इस प्रकार की घटनाओं की बारंबारता देख रहा हूं कि व्यक्तियों का समूह या किसी संगठन के द्वारा इस प्रकार की वाणी का उपयोग किया जा रहा है कि न केवल वह समाज, हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, बल्कि स्वयं को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। पिछले कुछ समय की कुछ घटनाओं का वर्णन कर मैं अपने इस आज के विषय है उससे तारतम्य बिठाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने आजादी के बाद से दशकों तक भारत की सत्ता पर राज किया और निश्चित तौर पे सत्ता भोगने के साथ साथ उन्होंने सत्ता का सदुपयोग भी किया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने दुरुपयोग किया। भारत के कंट्रीब्यूशन में निश्चित तौर पे उस पार्टी का बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन आज की तारीख में उस पार्टी और उस पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ऐसी बातें की जा रही है या ऐसा माहौल क्रिएट करने का कोशिश की जा रही है जो न केवल इस देश की संप्रभुता, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम, बल्कि स्वयं उस पार्टी के लिए भी घातक हो सकती है या हुई है। मैं बात कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं और उनके नेताओं के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो कितने घातक है देश के लिए या उस खुद पार्टी के लिए भी। सबसे पहले मैं उल्लेख करूंगा, अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व घटना घटी है कि जब G7 समिट के लिए उस समय हमारे देश के पास कोई आधिकारिक न्योता ना आया था, लेकिन बड़े उतावलेपन पे बिना तथ्यों की जांच किए, मैं इसे उतावलापन ही कहता हूं, एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर स्टेटमेंट देने लगे। उन स्टेटमेंट्स में जो शब्दों का उपयोग किया वह केवल ना आपकी प्रतिद्वंद्विता बल्कि राजनीतिक खींच का परिचायक है। उस राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता के द्वारा स्टेटमेंट में बोला गया है कि पिछले 6 वर्षों में पहली बार हमारे विश्व गुरु को G7 समिट में आमंत्रित नहीं किया गया है। सबसे पहली बात है कि G7 जो समिट होता है वह विश्व के 7 विकसित देशों के समूहों का सम्मेलन है। इसमें जो देश इस समिट की उस साल लीडरशिप करता है उसका विवेकाधिकार होता है कि वे आमंत्रण पर गेस्ट के रूप में किन देशों को रखें। ये उसका व्यक्तिगत विवेकाधिकार होता है, इसमें कोई अनिवार्यता का तत्व नहीं है। लेकिन अति उतावलेपन में हमारे देश की एक बड़ी विपक्षी पार्टी के लोग मीडिया में आकर स्टेटमेंट देते हैं और विश्व गुरु कहकर संबोधित करते हैं। आपकी किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से या किसी सिस्टम से व्यक्तिगत खींच हो सकती है, प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, या फिर मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं जो कि शायद नहीं करना चाहिए, या आपकी नफरत हो सकती है। लेकिन जब इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात होती है, उस पर देश के प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो उस समय वह व्यक्ति या संस्था या संगठन प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि संपूर्ण देश प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने इस तरीके का जो खींच भरा स्टेटमेंट दिया कि पिछले 6 वर्षों में विश्व गुरु को पहली बार नहीं बुलाया गया, यह आपकी खींच है, यह आपकी नफरत का परिचायक है, जो कि देश के लिए बड़ा घातक है।
अति उतावलेपन में दिए स्टेटमेंट्स की किरकिरी हो गई। कनाडा के जो प्रमुख है कॉर्नी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आकर भारत के निमंत्रण की बात कही और कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री को आधिकारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर उन्हें G7 समिट में आने का न्योता दिया है। कई बार पत्रकारों के द्वारा यह पूछा गया कि वहां पर जो आंतरिक समस्याएं हैं या कुछ हत्याकांड है, जैसे निज्जर हत्याकांड से कोरिलेट करके प्रश्न पूछे गए, लेकिन बार बार कनाडा के राष्ट्रपति कहते रहे कि G7 एक अलग समिट है और भारत का अपना एक अलग स्थान है और आज की तारीख में भारत की उपयोगिता और भारत के स्थान को कोई चैलेंज नहीं किया सकता या भारत के लीडरशिप को चैलेंज नहीं किया सकता। अब इस तरीके का जो स्टेटमेंट आने के बाद निश्चित तौर पे उस राजनीतिक पार्टी जिसने एक नफरती बयान दिया कि भारत के विश्व गुरु को पिछले 6 साल से नहीं बुलाया गया है, किरकिरी होने लगी। लेकिन उसके बाद भी अपने बयान को वापस लेने या उस पर अपनी क्षमा प्रदर्शित करने की अपेक्षा फिर नफरती वाला बयान दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। हमारी इकोनॉमी 5th इकोनॉमी नहीं है और ऊपर है। ये क्या है? आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? आप इस तरीके से कह के आप आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता, जिस पार्टी ने दशकों भारत पर राज किया है, जितनी राजनीतिक समझ इस पार्टी की होना चाहिए, क्या वो पूरी राजनीतिक समझ खत्म हो चुकी है या नीतियां बनाने वाले लोगों में कमी आ गई है? मुझे नहीं लगता, लेकिन साइडलाइन किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है उन लोगों को। आज भी कांग्रेस में निश्चित तौर पे बुद्धिजीवियों का वह वर्ग होगा जो एक अच्छी नीतियां बना सकते हैं। आपको सार्वजनिक रूप से क्या बोलना है निर्धारित कर सकते हैं। आपके द्वारा बोली गई भाषा, आपके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट्स आपकी ही किरकिरी करवा रहे हैं। सोशल मीडिया का युग है, हर बातें बड़ी आसानी से हर व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। निश्चित तौर पे इस पूरे घटनाक्रम ने उस राजनीतिक पार्टी की किरकिरी करवाई है और नुकसान करवाया है। आपकी राजनीतिक समझ, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, आपकी राजनीतिक सोच सिद्ध होती है कि आप सिस्टम से लड़ने की अपेक्षा व्यक्ति से लड़ने लगे। निश्चित तौर पे विपक्ष का अपना एक स्थान होता है, जगह होती है, महत्व होता है, लेकिन आप मुद्दों पे लड़ें, व्यक्ति से न लड़ें। मुद्दों पे लड़ने से देश को फायदा होगा, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत खींच निकालने लगे व्यक्ति के विरुद्ध में। दूसरा घटनाक्रम हुआ जब भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया। भारत के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, इसे इतने सामान्य तौर पर नहीं लिया सकता। इतने बड़े पैमाने पर भारत की राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भारत के झंडे के तहत नीचे खड़े होकर संपूर्ण विश्व में अपने भारत की बात कही, भारत के लोगों की बात कही। जब इस राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों को इन ऑल पार्टी डेलीगेशंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया, तो उसमें भी आपने आपत्ति लगाई। रावण के दरबार में हनुमान और अंगद को भेजा गया, तब नल नील ने विरोध प्रकट नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा काम इंजीनियरिंग का है। एक राजदूत का काम हनुमान ही कर सकते हैं, अंगद ही कर सकते हैं। भारत सरकार ने उन लोगों का चयन किया जो अपनी बातों को, भारत देश की बातों को बड़ी अच्छे से रख सकते थे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे सांसदों में वो योग्यता नहीं है, लेकिन जो लोग चयनित किए गए वे अपने इस क्षेत्र में महारत है और सिद्ध किया उन्होंने। लेकिन वहां भी अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध किया गया और मुद्दा उठाया गया कि क्यों भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने हमारे से पूछे बिना हमारी ही पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के इन लोगों का चयन किया। आप अपने ही कार्यकर्ताओं पर शक कर रहे हैं।
उनकी प्रतिभाओं पर शक कर रहे हैं। ये क्या परिचायक है? इसमें कहीं भी लीडरशिप को चैलेंज करने की बात नहीं है। क्या गुलाम नबी आजाद, क्योंकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन सांकेतिक रूप से हम उन्हें कांग्रेस का ही आदमी कहते हैं। क्या सलमान खुर्शीद की प्रतिभा, क्या मनीष तिवारी जी की प्रतिभा, क्या आनंद शर्मा जी की प्रतिभा, क्या शशि थरूर जी की प्रतिभा से आप लोग परिचित नहीं है? क्या इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? क्यों विरोध किया गया इनका? यह आपकी सोच बताती है। तीसरे घटनाक्रम अभी वर्तमान में हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव का जिन्न अभी तक जारी है। पहले बेचारी ईवीएम को टारगेट किया गया। यह वही ईवीएम है जिसने कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट हुई है और कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई है, अन्य विरोधी पार्टियों की सत्ताएं स्थापित हुई है। भारतीय जनता पार्टी से अगर ईवीएम का इतना ज्यादा गठजोड़ होता तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की यह हाल नहीं होती, हिमाचल प्रदेश में यह हाल नहीं होता, तमिलनाडु में यह हाल नहीं होता। लेकिन आप उन विषयों को बिना तथ्य के लेकर जनता के सामने जाते हैं, बारंबार जाते हैं, और जर्मनी के वही जनरल वेल्स की थ्योरी को बार बार अप्लाई करते हैं कि 100 बार झूठ बोलते रहो, झूठ एक दिन सत्य हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन वारफेयर का युग में आपके पास तथ्य भी होना चाहिए, क्योंकि सूचनाएं हर व्यक्ति के पास पहुंच रही है। आपने ऑल पार्टी डेलीगेशंस का विरोध करके और महाराष्ट्र का जो मुद्दा, आप न केवल सिस्टम को चोट पहुंचा रहे हैं बल्कि उन वोटर्स को, मैं तो कहता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरी स्टडी कहती है कि आपने इस प्रकार का इल्जाम लगाकर अपनी ही पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है जो कि बूथों पर बैठते हैं, चिलचिलाती धूप में आसमान के नीचे आपकी पार्टी का बैनर लेके प्रचार करते हैं या पोलिंग के दिन बैठे रहते हैं टेबलों पर। मेरे ख्याल से आपके पास पॉलिटिकल समझ की कमी है। वोटिंग होती है, चुनाव खत्म होता है और आपका जो पोलिंग एजेंट एक फॉर्म जमा करता है, इसमें सारे पोलिंग एजेंट्स फॉर्म जमा करते हैं, उसमें निर्धारित होता है कि आज इतने % वोटिंग है। समझ से परे है कि क्या आप इल्जाम लगाकर आपके ही पार्टी की पोलिंग एजेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा दुख यह है कि आपने इतना बड़ा गठजोड़ बनाया, वो हार गया। वास्तविकता यह है कि राजनीति आप वास्तव में समझ ही नहीं पाए कि राजनीति होती क्या है। आपका तर्क बेतर्क है, बेतुका है कि लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी को या आपके गठबंधन को इतनी एज मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में उतने प्रतिशत वोट नहीं मिले। ये कोई पहली बात नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि लोकसभा चुनावों में अलग ट्रेंड रहा, विधानसभा चुनाव में अलग ट्रेंड रहा। आप किसी भी संवैधानिक संस्थान को सलाह दे सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अपमानित नहीं कर सकते। आपने एक तरीके से चुनाव आयोग को टारगेट करना प्रारंभ कर दिया है। आपने जो कुछ इल्जामों की फेहरिस्त बनाई है, उसमें मिली भगत के आरोप लगाए गए, लेकिन जब सिद्ध करने की बात आती है तो आप दागो और भागो की नीति अपनाते हो कि गोला दाग दो और भाग जाओ, फूटता रहेगा। जब ऑल पार्टी मीटिंग्स को आमंत्रित किया चुनाव आयोग ने, जब आप उपस्थित नहीं रहे, जब आपसे आपकी समस्याओं और आपकी परेशानियों और आपके प्रश्नों को लिखित रूप से बोलने का कहा गया तो आप अनुपस्थित रहे, आपने वो नहीं किया। बार बार अलग अलग मंचों पर, न्यायालयों में आपको चेतावनी दी जाती है, व्यक्ति और संस्थाओं को इस प्रकार आप टारगेट न करें, अपमानित न करें,
बिना तथ्यों के। भारत देश की जनता तथ्यों पे बात करने पर उसे स्वीकारती है। तो महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसके परिणामों को लेकर जो असमंजस क्रिएट किया जा रहा है, वो एक ऐसे दीर्घकालिक लड़ाई का संकेत देता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के मुद्दों से लड़ाई हटके उन विषयों पर लड़ाई की जा रही है जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। आखिरकार एक सरकार का चयन जो होता है वो जनता के द्वारा ही होता है। किसी पार्टी को इतना किया, किसी संगठन को, या कह सकते हैं कई राजनीतिक पार्टियों के समूह को इतना बड़ा मैंडेट अगर मिलाए तो उसमें जनता की राय है, आपको उसे स्वीकारना चाहिए, या फिर कहें आप अपना खुद का सुधार करें। लेकिन स्वयं के सुधार की अपेक्षा, स्वयं की गलतियों के मूल्यांकन की अपेक्षा आप उन संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं जिनका वास्तविकता में इस रिजल्ट से कोई लेना देना तक नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा जिससे उस व्यक्ति, उस राजनीतिक पार्टी की सोच बताती है, जब भी भारत का पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ युद्ध हुआ, भारत एक रहा। निश्चित तौर पे युद्ध काल में या ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एक थी, भारत की जनता एक साथ खड़ी थी, और ये साधुवाद है के हकदार है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उसके बाद जो छीटाकशी हुई, आपने अवसर दिया, आपने आपके विरोधियों को, उन देशों को अवसर दिया। आपके द्वारा कहा गया नरेंद्र सरेंडर वाला डायलॉग, जिसे पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने कोट किया, पाकिस्तान के मीडिया समूहों ने कोट किया, जबकि आपको भी मालूम है वास्तविक स्थिति क्या है। इन सारी घटनाओं से एक निष्कर्ष निकलता है कि आपकी लड़ाई व्यवस्थाओं की अपेक्षा, नीतियों की अपेक्षा एक व्यक्ति तक सीमित हो गई है, और यह भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बड़ा हानिकारक है। आपके द्वारा अति उतावलेपन में दिया गया स्टेटमेंट कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा कोट किया जा रहा है। भारत को अस्थिर करने वाले लोगों को के द्वारा कोट किया जा रहा है, तो चुटकियां ली जा रही है। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं, मेरी उम्मीद रहती है कि भारत का हर राजनेता, हर नीति निर्माता एक बड़ी राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति हो, क्योंकि हमने हमारे जीवन के जो निर्णयों के फैसले हैं उनके हाथों पे दे रखे हैं। नासमझी भरे स्टेटमेंट मीडिया में जो दिए जाते हैं उससे भारत की संप्रभुता को खतरा पड़ता है। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, इस प्रकार की जो नीतियां आती हैं, बहुत राजनीतिक पार्टी को गर्त में लेती हुई जा रही है। मुझे ध्यान ही नहीं है जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी का युग था, जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते थे। इसके कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं कि या तो उस पार्टी में नीति बनाने वाला ही कोई नहीं है, या उस पार्टियां की जो नीतियां बनती है वो आउटसोर्स होती है, या फिर कह सकते हैं कि नीति बनाने वालों में समझ ही नहीं है। भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में इतना बड़ा जो गैप बन रहा है वो भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। आप विषयों पे चर्चा करिए, डिबेट कीजिए, तर्क कीजिए, लेकिन कुतर्क मत कीजिए। यह उस राजनीतिक पार्टी को कभी भी उस स्थिति में लाने लायक नहीं रहने देगी जब वो आज से 15-20 साल पहले थी। इसलिए निवेदन है कि सार्वजनिक मंचों पर आप डिबेट कीजिए,
विषयों को उठाइए, लेकिन कुतर्कों के साथ नहीं। आप मौका न दीजिए अपने विरोधियों को, देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को। मेरा निवेदन है कि आप बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, आपका आज भी लोकसभा के चुनावों में लगभग 22% कंट्रीब्यूशन है। आपके पीछे बहुत बड़ी जनता खड़ी हुई है, लेकिन आपके द्वारा जो इस प्रकार की बातें की जाती है वो न केवल देश को अपितु उससे ज्यादा आपकी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रही है। और यह आपकी पॉलिटिकल समझ को इंगित करता है। आप तर्कों के साथ नीतियों के विरुद्ध आए हैं, गलत नीतियों के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति आपके इन कुतर्कों से बहुत बड़ा बन चुका है। धन्यवाद।